नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? उत्तर, क, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्ध रहे। ख, लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। ग, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में खाद्य रहे। प्रश्न नंबर 2, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? उत्तर, भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगरीय भूमि पर निर्भर हैं। क, पारंपरिक दस्तकार। ख, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। ग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार। घ, भिखारी। अंग, शहरी कामकाजी मजदूर। च, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों के लोग। छ, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग। झ, गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। प्रश्न नंबर 3, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? उत्तर, भारत में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की पुष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। प्रश्न नंबर 4, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? उत्तर, स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए गए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जैसे हरित क्रांति के कारण गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जहां अनाजों का उत्पादन 1964-65 में 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 1995-96 में 3.03 करोड़ टन पर पहुंच गए, जो अब तक का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड था। दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अतः हरित क्रांति ने भारत को काफ़ी हद तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। प्रश्न नंबर 5, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। व्याख्या कीजिए। उत्तर, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार जो थोड़ी बहुत अथवा नगरीय भूमि पर निर्भर हैं, कम वेतन पाने वाले लोग, शहरों में मौसमी रोजगार पाने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों। इनमें से निचली जातियां या तो भूमि का आधार कमजोर होता है, वह लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और उन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। प्रश्न नंबर 6, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रही तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है, जो अकाल की स्थिति बन सकती है। प्रश्न नंबर 7, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालीन भूखमरी में भेद कीजिए। उत्तर, दीर्घकालीन भूखमरी यह मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपने अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालीन भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की
कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारणतः नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। प्रश्न नंबर 8, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरुआत की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। उत्तर क, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज जो सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। राशन की दुकानों में उन्हें उचित दर वाली दुकानों कहा जाता है, उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, जहां चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस को 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस को जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीब को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था कि निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। ख, अंत्योदय अन्न योजना एएवाई और अन्नपूर्णा योजना एएएस। यह योजना क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। इस योजना का क्रियान्वयन पीडीएस के पहले से ही मौजूद नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 9, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? बम्फर स्टॉक क्यों बनाती है? उत्तर, बम्फर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम में पहले सरकारें न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती हैं। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, टिप्पणी लिखें। क, न्यूनतम समर्थित कीमत। ख, बफर स्टॉक। ग, निर्गम कीमत। घ, उचित दर की दुकान। उत्तर क, न्यूनतम समर्थित कीमत। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इन मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ख, बम्पर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अवधि
देश उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इसे मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदते हुए अनाज को खाद्य भंडारों में रखा जाता है। ऐसा कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। निर्गम कीमत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदते हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। उचित दर वाली दुकानें भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, पर चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। यह लोगों को समान बाजार कीमत से कम कीमत पर देती है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। प्रश्न नंबर 11, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या है? उत्तर, पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना इत्यादि करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। प्रश्न नंबर 12, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर, भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समिति भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारी समिति निर्धन लोगों को खाद्यान्न में बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश की श्वेत क्रांति ला दी है। भारत में सहकारी समिति के कई उदाहरण हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।